नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी नेस्ट 1993 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक विलियम शेक्सपियर का अमर नाटक हैमलेट। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व, बदले की आग, सच्चाई की तलाश और जीवन के कठिन सवालों की गहरी पड़ताल है। इस पुस्तक पाठ में हम हैमलेट की कहानी को सरल और सहज हिंदी में प्रस्तुत करेंगे, ताकि भावनाएं, संवाद और पात्रों का दर्द सीधे आप तक पहुंच सके, जैसे कोई करीबी दोस्त आपको कहानी सुना रहा हो। तो आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और शब्दों के इस संसार में प्रवेश कीजिए। अगर आपको किताबें सुनना पसंद है तो स्टोरी नेस्ट 1993 को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का अमर नाटक। लेखक की ओर से ये पुस्तक शेक्सपियर के विश्वविख्यात नाटक हैमलेट का सरल हिंदी गद्य रूपांतर है। नाटकीय संवादों के स्थान पर कहानी को गद्य शैली में प्रस्तुत किया गया है, ताकि हर पाठक इसकी गहराई को समझ सके। हैमलेट की त्रासदी केवल एक राजकुमार की कहानी नहीं है। ये मानवीय संदेह, प्रेम, विश्वासघात और अस्तित्व के प्रश्नों की कहानी है। आशा है ये रूपांतर पाठकों को इस शाश्वत कथा से जोड़ेगा। प्रेत का प्रकटन। ठंड की रात थी। डेनमार्क के एल्सिनोर महल की प्राचीर पर हवा सनसनाती हुई बह रही थी। पहरेदार फ्रांसिस्को ड्यूटी पर खड़ा था। उसके कांपते हाथों में भाला था। तभी एक और पहरेदार बर्नार्डो आया। कौन वहां? फ्रांसिस्को ने कड़क आवाज में पूछा। राजा के नाम पर जवाब दो, बर्नार्डो बोला। बर्नार्डो तुम हो? तुम्हारी ड्यूटी का समय हो गया है। शुभ रात्रि। फ्रांसिस्को ने राहत की सांस ली। क्या तुमने रात भर कुछ अजीब देखा? बर्नार्डो ने पूछा। एक चूहा भी नहीं हिला। फ्रांसिस्को चला गया। तभी एक तीसरा व्यक्ति मार्सेलस आ पहुंचा। बर्नार्डो और मार्सेलस चुपचाप पहरा देने लगे। अचानक मार्सेलस ने पूछा, क्या वो फिर आया है? मैंने कुछ नहीं देखा, बर्नार्डो बोला। मार्सेलस ने बताया, पिछली 2 रातों से हमने एक अद्भुत दृश्य देखा है। रात के 12 बजे के लगभग एक आकृति प्रकट होती है, हमारे महाराज हैमलेट जैसी, पूरे युद्ध के कवच में सजी हुई, गंभीर, उदास चेहरा। हमें देखते ही वह विलुप्त हो जाता है। उनकी बातचीत जारी थी कि होरेशियो आ गया। होरेशियो विद्यार्थी था, तर्कशील, अंधविश्वासों पर विश्वास न करने वाला। बर्नार्डो ने उसे सारी बात बताई। होरेशियो हंसा। मैं नहीं मानता, तुम लोगों की आंखों का धोखा है। ठीक उसी क्षण हवा और ठंडी हुई। प्राचीर के सिरे पर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, पूर्ण युद्ध कवच, मुख पर दुख की गहरी छाप। सबकी सांसें रुक गईं। देखो, फिर आ गया, मार्सेलस फुसफुसाया। होरेशियो हैरान रह गया। आकृति उसके मृत महाराज हैमलेट जैसी थी। होरेशियो ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? स्वर्ग के नाम पर बताओ। प्रेत ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुख मोड़कर विलुप्त हो गया। ये क्या था होरेशियो? मार्सेलस ने पूछा। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा, ये हमारे दिवंगत राजा जैसा ही है। होरेशियो कांप रहा था। उसने बताया, पुराने समय में ऐसी घटनाएं राज्य में उथल-पुथल का संकेत होती थीं। फिर उसने डेनमार्क और नॉर्वे के बीच हुए युद्ध की कहानी सुनाई। बूढ़े राजा हैमलेट ने नॉर्वे के राजा फोर्टिनब्रास को हराया था। अब युवा फोर्टिनब्रास सेना जमा कर रहा है, शायद डेनमार्क पर हमला करने के लिए। तभी प्रेत फिर प्रकट हुआ। होरेशियो दौड़कर उसके सामने गया। रुको, बोलो। अगर तुम्हें कोई गुप्त बात बतानी है तो बोलो। अगर जीवन में कोई धन दबा है तो बताओ। प्रेत मुड़ा, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन पहली किरण दिखते ही वो लुप्त हो गया। मार्सेलस बोला, होरेशियो, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों की? ये तो नियम के विरुद्ध है। ये कुछ बुरा होने का संकेत है। हमें युवराज हैमलेट को ये बात बतानी चाहिए। केवल वही प्रेत से बात कर सकता है। होरेशियो ने निर्णय लिया। अगले दिन महल के दरबार में भव्य सभा थी। नया राजा क्लॉडियस और रानी गर्ट्रूड सिंहासन पर विराजमान थे। क्लॉडियस ने अपने भाई, पुराने राजा की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, लेकिन तुरंत ही खुशखबरी सुनाई। बुद्धिमानी ये है कि शोक के साथ साथ हम अपने राजकाज भी चलाएं। इसलिए हमने अपनी पूर्व भाभी, अब रानी गर्ट्रूड से विवाह किया है। सभी दरबारी खुश लग रहे थे, सिवाय एक व्यक्ति के। कोने में काला परिधान पहने युवराज हैमलेट खड़ा था। उसका चेहरा पीला, आंखों में गहरा दुख। क्लॉडियस ने उसकी ओर देखा। हैमलेट, हमारे पुत्र,
तुम अब भी शोक में डूबे हो? ये प्रकृति के विरुद्ध है। पिता खोना सामान्य बात है। इस उदासी को त्याग दो। गर्ट्रूड ने भी कहा, प्रिय हैमलेट, अपने यशस्वी पिता की स्मृति को भुला मत दो। हैमलेट ने मन ही मन सोचा, भुला दूं? वो इतनी जल्दी भूलने योग्य थे? माता ने तो 1 महीने भी पूरा नहीं होने दिया। उनके जूते पुराने भी नहीं हुए थे कि ये विवाह हो गया। जवाब में उसने केवल इतना कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। दरबार भंग हुआ। हैमलेट अकेला रह गया। उसके मन के विचार फूट पड़े। ओह, काश ये सब द्रव्य मेरा शरीर भी पिघला सकता। काश मैं आत्महत्या कर सकता। परंतु ईश्वर ने आत्महत्या को पाप बनाया है। संसार बदसूरत लगता है, बिना सिंचाई का बगीचा जहां बुराई ही उगती है। मेरे पिता कितने महान थे। ये क्लॉडियस उनकी तुलना में एक राक्षस है। और मेरी माता, ओह, कमजोर स्त्री, इतनी जल्दी भूल गई। तभी हुरेशियो, मार्सेलस और बर्नार्डो आए। हुरेशियो ने कहा, युवराज, हमने पिछली रात आपके पिता को देखा। मेरे पिता? युवराज चौंके। शांत रहें युवराज, हमने प्राचीर पर एक आत्मा देखी, पूर्ण युद्ध कवच में, आपके पिता के समान। हमारे सामने 2 बार प्रकट हुआ। हैमलेट की आंखों में जिज्ञासा जागी। तुमने उससे बात की? नहीं युवराज, लेकिन वो बात करना चाहता प्रतीत होता था। आज रात हम फिर पहरा देंगे, आप भी आइए, हुरेशियो ने कहा। जरूर आऊंगा। इससे ज्यादा रहस्यमय और क्या हो सकता है? मौन रहना, किसी को ना बताना। उधर महल के दूसरे भाग में पोलोनियस नामक मंत्री अपने बेटे लेयटीज को समझा रहा था। लेयटीज फ्रांस जाने की तैयारी कर रहा था। बेटा, धन खर्च करना लेकिन आडंबर न करना, वस्त्र सादे पहनना, दोस्त चुनते समय सावधान रहना। पोलोनियस ने लंबा उपदेश दिया। पिताजी, मैं आपकी बात याद रखूंगा, लेयटीज ने कहा। फिर अपनी बहन ओफेलिया से बोला, ओफेलिया, मैं हैमलेट के बारे में सुन रहा हूं। वो तुमसे मिलता है, प्यार का इजहार करता है, सावधान रहना। वो युवराज है, उसकी इच्छाएं बदल सकती हैं। तुम्हारा सम्मान बचाए रखना। ओफेलिया ने विनम्रता से कहा, भैया, मैं आपकी बात मानूंगी। जब लेयटीज चला गया, पोलोनियस ने ओफेलिया से पूछा, क्या हैमलेट तुमसे मिलता है? हाँ पिताजी, उसने प्यार और सम्मान की कई बातें कही हैं। बेवकूफ बच्ची, ये सब ढोंग है। अब से उससे मिलने मत जाना, मेरी आज्ञा है, पोलोनियस ने कड़क आवाज में कहा। ओफेलिया ने सिर झुकाकर हाँ कह दी। रात हुई। प्राचीर पर हैमलेट, होरेशियो और मार्सेलस छिपे खड़े थे। दूर से दावत का संगीत सुनाई दे रहा था। क्लॉडियस रोज शराब के नशे में डूबा रहता था। ये रिवाज हमें बदनाम कर रहा है, हैमलेट बोला। तभी हवा में सनसनाहट हुई। प्रेत प्रकट हुआ। देखो, वो आ गया, होरेशियो ने कहा। हैमलेट ने देखा वही युद्ध कवच, वही चेहरा। पिता, राजन, बोलो, मैं आपका पुत्र हूं, क्यों प्रकट हुए हो? प्रेत ने हैमलेट की ओर देखा, फिर हाथ से इशारा किया मानो कह रहा हो, अकेले आओ। होरेशियो ने रोकना चाहा, युवराज, मत जाइए, शायद वो आपको खतरे में डाले। मार्सेलस बोला, न जाएं युवराज। लेकिन हैमलेट निर्णय कर चुका था, मेरी नियति मुझे बुला रही है। वो प्रेत के पीछे चल दिया। एक सुनसान कोने में प्रेत रुका। उसने हैमलेट से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पिता की आत्मा हूं, नरक की आग में जलता हुआ, जब तक मेरे पृथ्वी के पाप धुल नहीं जाते। हैमलेट कांप उठा। पिता, आज्ञा दीजिए। यदि तुम्हारे हृदय में वास्तव में प्यार है तो बदला लो। बदला? किसका? मेरे भाई क्लॉडियस ने मेरी हत्या की है। हैमलेट के रोंगटे खड़े हो गए। हत्या? जैसा कि सब जानते हैं, मैं बगीचे में सो रहा था। क्लॉडियस ने मेरे कान में जहर डाल दिया। उस जहर ने मेरे रक्त को जमा दिया, त्वचा को कुरूप बना दिया। इस प्रकार मैं अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना मर गया। हैमलेट की आंखों में आंसू थे। नहीं, ये कैसे हुआ? सुनो मेरे पुत्र, क्लॉडियस ने तेरी माता को भी भ्रष्ट कर दिया है, परंतु उस पर हाथ मत उठाना। उसका न्याय ईश्वर के हाथ में है। तुम केवल क्लॉडियस से बदला लो। अब जाओ, विदा। प्रेत विलुप्त हो गया। हैमलेट अकेला खड़ा था। उसका मन विचारों से भरा हुआ। ओह, सब कुछ स्पष्ट हो गया। सांप क्लॉडियस ने पिता को मारा और सिंहासन हड़प लिया। माता? पता नहीं, वो इस साजिश में शामिल थी या नहीं। होरेशियो और मार्सेलस दौड़ते हुए आए। युवराज, क्या हुआ? हैमलेट ने उन्हें रोक दिया। कुछ नहीं, तुम लोग किसी को कुछ नहीं बताओगे, चाहे तुम कितने भी अजीब व्यवहार मुझ में देखो। समय आने पर मैं सब बताऊंगा। एक बात याद रखो, इस संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम्हारा दर्शन शास्त्र सपने में भी नहीं समझ सकता। अब चलो। लेकिन मार्सेलस ने सहज ही कहा, कुछ टूट गया है।
हैमलेट ने गंभीरता से कहा, हाँ, टूट गया है और अब मुझे उसे ठीक करना है। वे लौट चले। हैमलेट के मन में एक योजना बन रही थी। क्लॉडियस को सजा देनी है, पर पहले प्रमाण चाहिए। मैं पागलपन का बहाना करूंगा, इससे कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मैं छिपकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। उस रात से हैमलेट बदल गया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। याद रखना पिता, मैं तुम्हारी आत्मा को भुलाऊंगा नहीं। इस संसार से सब किताबें, सब विचार मिटा दूंगा। केवल तुम्हारा आदेश मेरे दिमाग में रहेगा। अध्याय 2, पागलपन का नाटक। अगले कुछ दिनों में हैमलेट का व्यवहार बदल गया। वह अस्त व्यस्त वस्त्र पहनता, बिना बात हंसता, रोता, असंगत बातें करता। ओफेलिया ने सबसे पहले इस परिवर्तन को देखा। एक दिन ओफेलिया अपने कमरे में सिलाई कर रही थी। अचानक हैमलेट अंदर आया। उसका कोट बिना बटन का, टोपी मैली, जुराबें गिरी हुई, उसका चेहरा पीला, नजरें खोई हुई। हे प्रिय युवराज, आप कैसे हैं? ओफेलिया ने डरते हुए पूछा। हैमलेट ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने ओफेलिया के चेहरे को ध्यान से देखा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपना सिर हिलाया और भारी कदमों से कमरे से बाहर चला गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ओफेलिया डर गई। वह तुरंत अपने पिता पोलोनियस के पास गई। पिताजी, मैं बहुत डरी हुई हूं। युवराज हैमलेट मेरे पास आए थे। उनकी हालत देखकर लगता है वो पागल हो गए हैं। पोलोनियस ने ओफेलिया से सारा वृत्तांत सुना। तुमने उसे मना कर दिया था ना? हाँ पिताजी, आपके कहने के अनुसार मैंने उसका पत्र लौटा दिया और मिलने से इनकार कर दिया। तो यही कारण है। प्रेम में असफल होकर उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे तुरंत राजा को सूचित करना चाहिए। पोलोनियस राजा क्लॉडियस और रानी गर्ट्रूड के पास पहुंचा। महाराज, मैंने युवराज के पागलपन का कारण खोज निकाला है। क्या? क्लॉडियस उत्सुक था। प्रेम, मेरी पुत्री ओफेलिया से अस्वीकृत होने के कारण। मैंने उसे हैमलेट से दूर रहने को कहा था। इसी से उसका मस्तिष्क विचलित हो गया है। यहाँ है प्रमाण, वो पत्र जो हैमलेट ने ओफेलिया को लिखा था। पोलोनियस ने पत्र पढ़ना शुरू किया। स्वर्गीय ओफेलिया, मेरे शरीर के इस मशीन में ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ओ प्रिय ओफेलिया, मैं कविता के मीटर में नहीं लिखना जानता, केवल दर्द जानता हूं। तुम्हारा हमेशा, हैमलेट। गर्ट्रूड बोली, लेकिन क्या यही एकमात्र कारण हो सकता है? महारानी, मैंने भी जवानी में प्रेम किया है। ठीक इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, पोलोनियस ने कहा। क्लॉडियस सोच में पड़ गया। हम देखेंगे। तुम हैमलेट को मेरे पास ले आओ, हम छिपकर उनकी बातचीत सुनेंगे। उधर क्लॉडियस अपने मन की बात दूसरे तरीके से जांचना चाहता था। उसने 2 युवकों को बुलाया, रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न। वे हैमलेट के बचपन के मित्र थे। तुम लोग हैमलेट के पुराने मित्र हो, उसकी इस उदासी का कारण पता लगाओ। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा, क्लॉडियस ने कहा। दोनों ने स्वीकार कर लिया। जब रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न हैमलेट से मिले, वो एक अंधेरे कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। प्रिय युवराज, हम आपसे मिलने आए हैं, रोजनक्रैंट्स बोला। हैमलेट ने उन्हें पहचान लिया। मेरे पुराने दोस्त, तुम लोग कैसे आए? किसी ने तुम्हें बुलाया? गिल्डनस्टर्न ने कलात्मक ढंग से कहा, दुनिया बदल गई है युवराज, हम भी बदल गए हैं। हैमलेट मुस्कुराया। उसने ताड़ लिया था, ये दोनों राजा के एजेंट हैं, मुझसे जानकारी निकालने आए हैं। हैमलेट ने एक नाटक शुरू किया। मैं तो अपराधी हो गया हूं। मैं सपने में भी आराम नहीं कर पाता। ये सुंदर संसार मुझे बेकार झाड़ू जैसा लगता है। मनुष्य कितना उत्तम कृति है, फिर भी मुझे कीड़ा लगता है। रोजनक्रैंट्स ने कहा, युवराज, एक अभिनेता दल नगर में आया है, शायद वे आपका मन बहला सके। अभिनेता? क्यों नहीं, मैं तो स्वयं एक अभिनेता हूं, हैमलेट ने रहस्यमय ढंग से कहा। तभी तुरहियों की आवाज सुनाई दी। अभिनेता दल आ गया था। हैमलेट ने उनका स्वागत किया। उसे एक विचार आया, इन अभिनेताओं के द्वारा मैं क्लॉडियस के अपराध की पुष्टि कर सकता हूं। उसने अभिनेताओं से एक विशेष नाटक का अभिनय करने को कहा, द मर्डर ऑफ गोंजागो। उसमें एक दृश्य था जहां एक राजा की बगीचे में सोते समय हत्या कर दी जाती है। हैमलेट ने कुछ पंक्तियां स्वयं जोड़ दीं, जो उसके पिता की हत्या जैसी थीं। फिर उसने अपने मित्र होरेशियो को बुलाया। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य देना चाहता हूं। कल नाटक देखते समय तुम क्लॉडियस के चेहरे को ध्यान से देखना। यदि वो व्याकुल हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेत ने सच कहा था। होरेशियो ने वादा किया, युवराज, मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखूंगा। उस रात हैमलेट अकेला था। उसके मन में तूफान चल रहा था। कल नाटक होगा, मैं क्लॉडियस के अपराध का पता लगाऊंगा। परंतु क्या मैं बदला लेने के योग्य हूं? मेरे पास प्रेत का कथन है, पर प्रमाण कहां? उसने सोचा, मैं क्यों नहीं आत्महत्या कर लेता? सो जाना।
शायद सपने आए, लेकिन मृत्यु के बाद क्या है? शायद कोई ऐसा सपना जो कभी खत्म ना हो। इसी भय के कारण हम जीवन की यातना सहते हैं। फिर उसने प्रसिद्ध एकालाप शुरू किया। होना या न होना, यही तो प्रश्न है। क्या अधिक महान है, बुरे भाग्य के तीर सहना या उनके विरुद्ध हथियार उठाकर उनका अंत करना? मर जाना, सो जाना, और सोने से सारे दुख खत्म, ये तो वांछनीय अंत है। सो जाना, शायद सपने आए। हाँ, वही तो समस्या है। मृत्यु के बाद के सपने कैसे होंगे? इसी अज्ञात के भय से हम दुख सहते रहते हैं। हैमलेट ने निर्णय लिया, नाटक ही सब कुछ तय करेगा। अगले दिन नाटक तैयार था। राजा, रानी, पोलोनियस और अन्य दरबारी उपस्थित थे। हैमलेट ने जानबूझकर ओफेलिया के पास बैठने का नाटक किया। उसने अजीब टिप्पणियां की। मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो जाऊं? उसने ओफेलिया से कहा। नहीं युवराज, ओफेलिया ने डरते हुए कहा। तुम्हारी गोद में सिर रखने का मतलब था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पोलोनियस ने राजा से फुसफुसाया। देखिए, प्रेम की बातें कर रहा है। नाटक शुरू हुआ। राजा और रानी का प्रेम दृश्य। फिर वो महत्वपूर्ण दृश्य आया। जब अभिनेता ने बगीचे में सोते राजा के कान में जहर डाला, क्लॉडियस अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला, हाथ कांप रहे थे। रोशनी, ज्यादा रोशनी लाओ, वो चिल्लाया और तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। सब लोग हैरान रह गए। होरेशियो ने हैमलेट की ओर देखा। हैमलेट की आंखों में विजय की चमक थी। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, प्रेत ने सच कहा था। क्लॉडियस हत्यारा है। रोजनक्रैंस और गिल्डनस्टर्न आए। युवराज, राजा बहुत क्रोधित हैं। रानी आपको अपने कक्ष में बुला रही हैं। ठीक है, हैमलेट ने कहा। फिर अकेले में बोला, अब मैं अपनी माता से मिलने जाता हूं, परंतु मैं क्रूर नहीं बनूंगा। मैं शब्दों से उसे कष्ट दूंगा, लेकिन हाथ नहीं उठाऊंगा। जाते जाते उसने देखा क्लॉडियस अकेला प्रार्थना कक्ष में घुटनों के बल बैठा था, उसके हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद। यही अवसर है, हैमलेट ने तलवार निकाली। अब मैं इस हत्यारे को मार सकता हूं। परंतु फिर वो रुक गया। वो प्रार्थना कर रहा है। यदि मैं उसे अब मारता हूं तो उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी। नहीं, ये उचित बदला नहीं होगा। उसे ऐसे समय मारना चाहिए जब वो पाप कर रहा हो, जिससे उसकी आत्मा नरक में जाए। हैमलेट ने तलवार वापस म्यान में डालकर चला गया। उसे नहीं पता था कि क्लॉडियस वास्तव में प्रार्थना नहीं कर रहा था। उसके मन में पश्चाताप नहीं था। वो सोच रहा था, मैं जुबान से क्षमा मांग रहा हूं, पर मन से नहीं। मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं पा सकता। हैमलेट अपनी मां के कक्ष की ओर बढ़ा। उसका मन क्रोध से भरा हुआ था। आज वो सच्चाई उजागर करेगा। अध्याय 3, गलती और पलायन। रानी गर्ट्रूड के कक्ष में तनाव हवा में तैर रहा था। पोलोनियस ने राजा को सलाह दी थी कि वो हैमलेट और रानी की बातचीत छिप कर सुने, इसलिए वो टेपेस्ट्री के पीछे छिप गया। गर्ट्रूड ने हैमलेट से कहा, तुमने राजा को बहुत नाराज कर दिया है। मां, तुमने मेरे पिता को बहुत नाराज कर दिया है, हैमलेट ने कड़वाहट से जवाब दिया। क्या मुझसे इस तरह बात करने का साहस करते हो? और तुमने कैसा साहस किया था जब तुमने मेरे पिता को भुलाकर उसके भाई से विवाह किया? हैमलेट का स्वर कठोर था। उसने 2 चित्र दिखाने का नाटक किया। देखो, ये मेरे पिता का चित्र है, सूर्य जैसा तेजस्वी, देहता जैसा रूप। और ये तुम्हारे नए पति का चित्र, एक रोगी पौधा। तुमने सोने को त्याग कर कूड़े को क्यों चुना? गर्ट्रूड दुखी हो गई। बस करो हैमलेट, तुम मेरे दिल को चीर दे रहे हो। तुमने एक ऐसे दिल को चीर दिया जो तुमसे सच्चा प्यार करता था। तभी टेपेस्ट्री के पीछे से आवाज आई। गर्ट्रूड डर गई। कोई है वहां? हैमलेट ने सोचा, क्लॉडियस छिपा है। उसने तलवार निकाल ली। एक चूहा है, मैं उसे मारता हूं। पोलोनियस चिल्लाया, बचाओ, मदद करो। हैमलेट ने टेपेस्ट्री के पीछे तलवार घोंप दी। एक कराह सुनाई दी, फिर सन्नाटा। गर्ट्रूड चीखी, हे प्रभु, तुमने क्या किया? मैं नहीं जानता, क्या ये राजा था? हैमलेट ने टेपेस्ट्री हटाई। पोलोनियस का शव गिर पड़ा। अरे, तुमने बेचारे पोलोनियस को मार डाला। गर्ट्रूड हतप्रभ थी। हां, बेचारे बेवकूफ को। मैंने सोचा ये राजा है। हैमलेट ने अब सीधी बात शुरू की। मां, तुमने एक बड़ा पाप किया है, मेरे पिता की हत्या। हत्या? क्या कह रहे हो? हां, हत्या, और हत्यारा तुम्हारा वर्तमान पति है। हैमलेट ने पूरी कहानी सुनाई। प्रेत का प्रकटन, जहर, क्लॉडियस की साजिश। गर्ट्रूड स्तब्ध रह गई। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। तुम्हारे पति ने मेरे पिता को मारा। तुम पर भी दोष लगता है। तुमने इतनी जल्दी विवाह क्यों किया? इससे पाप की बू आती है। तभी फिर वो प्रेत प्रकट हुआ। केवल हैमलेट उसे देख सकता था। देखो, मेरे पिता की आत्मा, वो मुझे याद दिला रहा है।
हैमलेट बोला। गर्टरूड ने कुछ नहीं देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम खाली जगह बातें कर रहे हो। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, ये सब सच है। माँ, प्रार्थना करो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, क्लॉडियस से दूर रहो। मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, शायद वहां से लौटकर मैं सब ठीक कर दूं। हैमलेट ने पोलोनियस के शव को घसीटकर एक अलग कमरे में छिपा दिया। तुम्हें चुप रहना होगा माँ। गर्टरूड रो रही थी, उसका संसार उसके सामने टूट चुका था। अगले दिन क्लॉडियस ने पोलोनियस की हत्या की खबर सुनी। वो भयभीत हो गया। हैमलेट ने पोलोनियस को मार डाला है, वो खतरनाक हो गया है। तुम उसे इंग्लैंड ले जाओ। ये पत्र इंग्लैंड के राजा के नाम है। इसमें लिखा है कि हैमलेट को तुरंत मार डाला जाए। दोनों ने पत्र ले लिया। वे नहीं जानते थे कि उनके हाथों में हैमलेट की मृत्यु का आदेश है। हैमलेट को बुलाया गया। पोलोनियस कहाँ है? क्लॉडियस ने पूछा। रात के खाने में, हैमलेट ने रहस्यमय जवाब दिया। रात के खाने में? क्या मतलब? वो कीड़ों का खाना बन रहा है। राजा भी कीड़ों का खाना बन सकता है। क्लॉडियस ने कहा, तुम्हें तुरंत इंग्लैंड जाना होगा, तैयारी कर लो। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अलविदा मां, हैमलेट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके जाने के बाद क्लॉडियस ने प्रार्थना की। ओह, मेरा अपराध इतना भयानक है कि माफी नहीं पा सकता। मेरा भाई मेरे हाथों मरा, मैं उसकी पत्नी और राज्य हड़प लिया, परंतु मैं पश्चाताप नहीं कर सकता। मैं अभी भी वो सब चाहता हूं जो मैंने पाप करके हासिल किया है। उधर हैमलेट जहाज पर चढ़ने जा रहा था। रास्ते में उसे नॉर्वे की सेना मिली। कप्तान ने बताया, हम पोलैंड की एक छोटी सी जमीन के लिए लड़ने जा रहे हैं। हैमलेट ने सोचा, इतने सैनिक, इतना खर्च एक बेकार जमीन के लिए, और मैं मेरे पिता की हत्या का बदला नहीं ले पा रहा। मुझे अधिक साहसी होना चाहिए। जहाज पर हैमलेट को शक हुआ। रात में जब रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न सो रहे थे, उसने उनके सामान की तलाशी ली। उसे वो पत्र मिल गया। पढ़कर उसका खून खौल उठा। क्लॉडियस ने मुझे मरवाने का आदेश दिया है। अच्छा, अब मैं भी एक चाल चलता हूं। उसने एक नया पत्र लिखा, इंग्लैंड के राजा के नाम, जिसमें लिखा था कि पत्र लेकर आने वाले 2 व्यक्तियों यानी रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को तुरंत मार डाला जाए। फिर उसने मूल पत्र फाड़ दिया और नकली पत्र उनके बैग में रख दिया। अगले दिन समुद्री डाकुओं ने जहाज पर हमला किया। लड़ाई के दौरान हैमलेट ने डाकुओं से दोस्ती कर ली। उन्होंने उसे वापस डेनमार्क पहुंचाने का वादा किया। हैमलेट ने होरेशियो को एक पत्र भेजा कि वो सुरक्षित है और जल्द लौट रहा है। डेनमार्क में पोलोनियस की मृत्यु का ओफेलिया पर गहरा असर हुआ। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो महल में इधर उधर घूमती, पागलों जैसे गीत गाती। कल वो सफ़ेद कपड़े पहने था, आज काले कपड़े पहने हैं। उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया, अब सारी दुनिया खत्म हो गई। गर्टरूड में ओफेलिया को देखा तो दुखी हो गई। बेचारी लड़की, उसके पिता की मौत ने उसे पागल कर दिया है। ओफेलिया ने फूल बिखेरते हुए कहा, ये तुलसी है प्रेम के लिए, ये गेंदा है याद के लिए, मेरे पास कुछ रुई है माफ़ी के लिए, पर मेरे पिता के लिए कुछ नहीं है, वो तो मर गए। इसी बीच लेयर्टीज फ्रांस से वापस आ गया। उसे अपने पिता की रहस्यमयी मृत्यु की खबर मिली थी। वो क्रोध से भरा हुआ था। मेरे पिता कहाँ हैं? वो राजा के सामने गरजा। शांत हो जाओ लेयर्टीज, क्लॉडियस ने कहा। मैं शांत नहीं हो सकता। मेरे पिता की हत्या हुई है और कोई उचित अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। मुझे न्याय चाहिए। तभी ओफेलिया अंदर आई। उसने सिर पर फूल लगा रखे थे। हे भगवान, मेरी बहन को क्या हो गया? लेयर्टीज दुखी हो गया। ओफेलिया ने उसे फूल दिए। ये लो रोजमेरी, याद रखने के लिए, और पैंसी, विचारों के लिए। फिर वो बेसुरे गीत गाने लगी। लेयर्टीज की आंखों में आंसू आ गए। ओ प्यारी बहन, तेरा दिमाग खराब हो गया, पर मैं बदला लूंगा। जिसने भी तेरी ये हालत की है, उसे सजा मिलेगी। जब ओफेलिया चली गई तो क्लॉडियस ने लेयर्टीज से कहा, तुम्हारे पिता का हत्यारा हैमलेट है। हैमलेट, वही जो मेरी बहन से प्यार करता था? हाँ, परंतु हैमलेट तुमसे लोकप्रिय है। यदि तुम उसे सीधे मारोगे तो लोग नाराज होंगे। मैं एक योजना बनाता हूं। क्लॉडियस ने बताया। हैमलेट ओफेलिया से ईर्ष्या करता था। उसने पोलोनियस को गलती से मार दिया, सोचा कि मैं हूं। अब हैमलेट इंग्लैंड से लौट आया है। वो लौट आया? कैसे? रहस्यमय ढंग से। पर अब हम उसे सजा देंगे। मैं तुम्हारी और हैमलेट की तलवारबाजी की प्रतियोगिता करवाऊंगा। हैमलेट को तलवारबाजी का शौक है, तुम उसे चुनौती देना। लेयर्टीज ने पूछा, और फिर? मैं तुम्हें एक तेज धार वाली तलवार लेना। हैमलेट को लगेगा कि ये मैच है, पर तुम उसे मार डालना। लेकिन अगर वो बच गया तो? हम एक और उपाय करेंगे। तुम अपनी तलवार की नोक पर जहर लगा लेना। एक हल्का सा खरोंच भी मौत के लिए काफी होगा। और मैं हैमलेट के लिए जहर का प्याला तैयार रखूंगा।
यदि वो जीत जाए तो उसे प्याला पीने को देंगे। लिएटीज ने सहमति दे दी। मैं अपनी तलवार पर इतना घातक जहर लगाऊंगा कि कोई दवा काम नहीं करेगी। तभी एक दूत ने खबर दी, ओफेलिया डूबकर मर गई। क्या, मेरी बहन? लिएटीज का सिर चकरा गया। हाँ महाराज, वो नदी किनारे फूल चुन रही थी। एक डाली पर चढ़ गई, डाली टूट गई और वो पानी में गिर पड़ी। वो गीत गाती रही, पानी में तैरती रही, फिर डूब गई। लिएटीज रो पड़ा। मेरी प्यारी बहन, अब तो बदला और भी जरूरी हो गया। क्लॉडियस ने सोचा, 2 मौतें, पोलोनियस और ओफेलिया। लिएटीज का क्रोध और बढ़ गया है। अब वो हैमलेट को जरूर मारेगा। उधर होरेशियो ने हैमलेट को पत्र भेजा था। हैमलेट डेनमार्क लौट आया था। दोनों मित्र एक कब्रिस्तान में मिले। वहां 2 कब्र खोदने वाले काम कर रहे थे। हैमलेट ने पूछा, ये किसकी कब्र है? मेरी अपनी, कब्र खोदने वाले ने मजाक किया। तुम कितने समय से ये काम कर रहे हो? ठीक उसी दिन से जब युवराज हैमलेट पैदा हुआ था। हैमलेट ने एक खोपड़ी उठाई। ये किसकी खोपड़ी है? यॉरिक की, राज दरबार का मस्खरा। यॉरिक? हैमलेट ने खोपड़ी को देखा। मैंने इसे कई बार अपनी पीठ पर चढ़ाया है। अब ये बदबूदार खोपड़ी है। सिकंदर महान भी ऐसी ही खोपड़ी बन गया होगा। संसार की सारी महत्वाकांक्षा धूल में मिल जाती है। तभी एक जुलूस आता दिखाई दिया। राजा, रानी, लिएटीज और अन्य लोग थे। एक शव था। ये किसका अंतिम संस्कार है? इतना सादा? होरेशियो ने पूछा। शायद कोई आत्महत्या करने वाला, हैमलेट ने कहा। लिएटीज ने कब्र में कूदकर कहा, एक बार फिर अपनी बहन को गले लगा लूं। हैमलेट ने पहचान लिया, ओफेलिया का अंतिम संस्कार था। उसका दिल दुख से भर गया। लिएटीज रो रहा था। बहन, तू चली गई, तेरे सारे गीत खत्म हो गए। हैमलेट आगे बढ़ा। कौन है जो इतना शोक मना रहा है? मैं भी दुखी हूं। मैंने ओफेलिया से 40,000 भाइयों से भी अधिक प्यार किया था। लिएटीज ने हैमलेट को देखा। तुम्ही ने उसे पागल किया, तुम्ही ने मेरे पिता को मारा। वो हैमलेट पर टूट पड़ा। लोगों ने उन्हें अलग किया। क्लॉडियस ने लिएटीज से कहा, याद रखो हमारी योजना। हैमलेट ने होरेशियो से कहा, मैं लिएटीज से प्यार करता था, पर अब वो मेरा दुश्मन बन गया है। कुछ बुरा होने वाला है, मैं अनुभव कर सकता हूं। रात को महल में एक दरबारी ओसरेक आया। युवराज, लिएटीज ने आपको तलवारबाजी की चुनौती दी है। राजा ने दांव लगाया है कि आप जीतेंगे। हैमलेट ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं खेलूंगा। होरेशियो ने चेतावनी दी। युवराज, शायद कोई साजिश है, मैं आपको मना करता हूं। नहीं, मेरी किस्मत तय हो चुकी है। अगर अब मरना है तो मर जाऊंगा। खेल का समय आ गया। सभा कक्ष में राजा, रानी और दरबारी जमा हुए। क्लॉडियस ने लिएटीज का हाथ पकड़कर कहा, याद रखो, एक मौका मिलते ही हमला करना। लिएटीज ने अपनी तलवार की नोक पर जहर लगा रखा था। हैमलेट ने माफी मांगी। लिएटीज, मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की थी, पर यह मेरे पागलपन में हुआ था, माफ करना। लिएटीज ने कहा, मेरा दिल माफ करने को तैयार है, पर मेरा सम्मान मुझे बदला लेने को कहता है। चलो खेलते हैं। खेल शुरू हुआ। पहले दौर में हैमलेट ने लिएटीज पर हमला किया। 1, नहीं, छूना नहीं था, लिएटीज ने कहा। न्यायाधीश तो कह रहे हैं कि छुआ था, हैमलेट ने कहा। दूसरा दौर, फिर हैमलेट ने लिएटीज को छुआ। 2, क्लॉडियस ने कहा, यहां रुको, हैमलेट प्याला लो, ये तुम्हारे लिए है। उसने जहर का प्याला हैमलेट की ओर बढ़ाया। पहले खेल खत्म कर लेते हैं, हैमलेट ने मना कर दिया। गर्ट्रूड ने प्याला उठा लिया। मैं पीती हूं, बेटे की जीत पर, क्लॉडियस चिल्लाया। गर्ट्रूड, मत पियो। लेकिन देर हो चुकी थी। रानी ने प्याला पी लिया। माफ करना महाराज, मुझे नहीं जानती कि इसमें जहर है, वो बोली। खेल फिर शुरू हुआ। इस बार लिएटीज ने हैमलेट को घायल कर दिया। तलवारें हाथापाई में बदल गईं। हैमलेट ने लिएटीज की तलवार छीन ली और उसे भी घायल कर दिया। रुको रुको, क्लॉडियस चिल्लाया। तभी गर्ट्रूड जमीन पर गिर पड़ी। मैं मर रही हूं। ओ हैमलेट, प्याले में जहर था। हैमलेट दौड़कर मां के पास गया। नहीं, किसने किया ये? लिएटीज ने कहा, हैमलेट, तुम भी मरोगे। तुम्हारी तलवार पर जहर लगा है। मैं भी मर रहा हूं। ये सब राजा की साजिश थी। हैमलेट ने क्लॉडियस की ओर देखा। उसने जहरीली तलवार से राजा पर वार किया। जहर पी। फिर बचा हुआ जहर का प्याला उसके मुंह में उड़ेल दिया। क्लॉडियस चिल्लाया और मर गया। लिएटीज ने कहा, हैमलेट, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी और मेरी मौत राजा की साजिश का नतीजा है। ये कहकर वो भी मर गया। हैमलेट ने होरेशियो को बुलाया। मैं मर रहा हूं, तुम जीवित रहो, मेरी कहानी सबको सुनाना। नहीं युवराज, मैं भी आपके साथ मरूंगा। होरेशियो ने जहर का प्याला उठाया। हैमलेट ने उसे रोका। रुको, तुम्हें जीना है, सच्चाई बतानी है। दूर से तुरहियां बजने की आवाज आई। नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास आ रहा था। हैमलेट ने कहा, वो आ गया, उसे राज्य मिलेगा। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। ये कहकर हैमलेट ने अपने प्राण त्याग दिए। फोर्टिनब्रास ने दृश्य देखा। ये क्या हुआ? होरेशियो ने सारी कहानी सुनाई। हत्या, साजिश,
बदला। फोर्टिनब्रास ने कहा, हैमलेट को योद्धा की तरह दफनाया जाएगा, ये त्रासदी हमेशा याद रखी जाएगी। होरेशियो ने अंतिम शब्द कहे, इस कहानी से दुखी हृदयों को सांत्वना मिलेगी। जिन्होंने गलत काम किए उन्हें दंड मिला, जो निर्दोष थे वे भी मारे गए। ऐसी है नियति की विडंबना। हैमलेट की कहानी समाप्त हुई। पुस्तक का अंत। हैमलेट की त्रासदी मानवीय संघर्ष का प्रतिबिंब है। संदेह और निश्चय के बीच, प्रतिशोध और क्षमा के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अनिश्चितता मानव अस्तित्व का अटूट हिस्सा है और कभी-कभी सबसे महान विचारक ही कार्य करने में सर्वाधिक असमर्थ होते हैं। समाप्त।